घटना चक्र के संसद थ्री कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आहवान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो दोनों इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आहवान के कारण बताएगा। किसके कौन सा अनुच्छेद? 87 के 1 के तहत। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगा। दोनों सही है, ए और बी दोनों सही। दोनों कथन संविधान में उल्लिखित है। अनुच्छेद 59 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति सदन के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद का हिस्सा होता है। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? संसद का निर्माण राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा से, लोकसभा प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 1 2 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? राष्ट्रपति और दोनों सदन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नांकित पर विचार कीजिए, भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। गठन यानी कि स्थापना कौन कौन से मिलकर होता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर।
भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो भारतीय संसद के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के घटक हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति नहीं है, जो कि संसद भवन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक सदन होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः दिए गए विकल्पों में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों सदन के अनन्य भाग हैं, जबकि उपराष्ट्रपति सदन का अनन्य भाग नहीं है। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 79 के तहत उपबंधित किया गया है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सदन की बैठक होना आवश्यक है? तो एक बार में कम से कम 2 बार बैठक होना जरूरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य किया गया है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, 6 माह का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सही। संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में निम्नलिखित सम्मिलित है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 के तहत, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 तथा संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सहायता तब समाप्त समझती है जब बिना सदन की सूचित की अनुपस्थिति रहता है। 60 दिन अगर अनुपस्थित रहेगा तो उसको अनुपस्थित समझा जाएगा। सदस्यता समाप्त समझी जाएगी। अनुच्छेद 101 के 4 के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद 190 के 4 के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने की किसी ऐसी अवधि का हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्राविहीन या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। एक एमपी को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन बिना अनुमति के रहने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में उपस्थित रहा। राज्यसभा का सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित
किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 7 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। 2000 में हुआ था जो पंजाब के निर्दलीय चुने गए थे सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द। यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी सांसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी। 14 दिन। यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल में इस्तीफा देना होगा। 14 दिन हो गया। संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड 2 के अनुच्छेद 190 के खंड 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल में के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद निर्हरता निर्वाह अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता छूट देता है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों सही है। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों के लाभ के पद के आधार पर संसद सदस्यता की निर्हरता से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार वर्ष 1993, 1999, 2000, 2006, 2013 में संशोधित कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निर्हरता के दायरे से बाहर किया गया है। भारत के संविधान में लाभ का पद शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में है। इस प्रश्न कथनों को केवल 1 और 2 सही है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल और संसदीय सदन करेगी। यह भी दोनों ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंध किया गया है? ऑप्शन नंबर 122 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंध किया गया है? अनुच्छेद 122 के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 122 के न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है 122 के द्वारा। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के मतदान का अधिकार है? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन निर्वाचित सदस्यों को
निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को राज्य विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नगरीय के अधिकार से और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के खंड 4 के बनी दोनों निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? ए और सी सही है। केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते का प्रभाव बनाने हेतु संबंधित राज्यों की सहमति से राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची का विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी।